नमस्कार। इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में एक लेख आया है जो रविंद्रनाथ टैगोर और विलियम बटलर यीट्स के रिश्तों पर काफी गहराई से बात करता है। जी हाँ, तो दो बहुत बड़े नाम साहित्य जगत के। बिल्कुल। तो आज हम इसी थोड़े पेचीदा रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। उनका शुरुआती मेलजोल, बाद में जो मतभेद हुए, और हाँ, खास तौर पर राष्ट्रवाद पर उनके जो बिल्कुल अलग विचार थे। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये चर्चा मतलब आधुनिक इतिहास, साहित्य, राष्ट्रवाद, इन विषयों के लिहाज से जरूरी हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। हाँ, और वैसे भी ये जानकारी काफी दिलचस्प है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। टैगोर पश्चिम में अपनी जगह बना रहे थे और इसमें आयरिश कवि यीट्स का बड़ा हाथ था। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ था? मतलब यीट्स की क्या भूमिका थी इसमें? देखिए, यीट्स ने टैगोर की जो अंग्रेजी गीतांजलि थी 1912 वाली, उसकी भूमिका लिखी थी। अच्छा। और उस भूमिका ने पश्चिम में टैगोर की एक छवि बनाई, एक संत की, या कहें दिव्यदर्शी की। और शायद इसी वजह से उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। जी हाँ बिल्कुल। इसमें उस भूमिका का बड़ा हाथ था और वो पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। हाँ, ये तो है। दिलचस्प बात यह भी है कि नोबेल कमेटी ने टैगोर के अंग्रेजी अनुवाद की भी तारीफ की थी। अच्छा। यीट्स के लिए टैगोर या भारत कोई मतलब अजनबी चीज नहीं थे। वो इसे एक आईने की तरह देख रहे थे जिसमें उन्हें अपनी ही कोई खोज नजर आ रही थी। लेकिन फिर कहानी थोड़ी और उलझती है ना, खासकर अनुवाद को लेकर। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। जो अंग्रेजी गीतांजलि थी जिसके लिए नोबेल मिला, वो असल में टैगोर की 1910 की मूल बांग्ला कृति का सीधा सीधा अनुवाद नहीं थी। मतलब ये कि वो एक तरह का संपादित संकलन था। मूल 103 कविताओं में से सिर्फ 53 ली गई थी और बाकी उनकी दूसरी रचनाओं से थीं। और उन्हें पेश भी अलग तरह से किया गया था, पश्चिम के पाठकों के लिए एक रहस्यमयी असर पैदा करने के लिए, लय और छंद के बिना, गद्य की तरह। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अनुवाद में ही कहीं ना कहीं एक खास छवि बनाने की कोशिश थी? बिल्कुल ऐसा लगता है। यीट्स ने एडिटिंग में थोड़ी मदद जरूर की, पर लेखक और अनुवादक तो टैगोर ही थे। फिर भी विवाद हुआ? हाँ, विवाद उठा। कुछ लोगों ने टैगोर की अंग्रेजी पर ही सवाल उठा दिए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि असली काम यीट्स का है। ओह, ये तो काफी दुखद रहा होगा टैगोर के लिए। जाहिर है वो काफी निराश थे इन बातों से। बल्कि जो अमेरिकी कवि थे इज़रा पाउंड, उन्होंने तो पहले ही चताया था। किस बारे में? उन्होंने कहा था कि टैगोर को सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की तरह पेश करना ठीक नहीं, वो एक कलाकार हैं और ये उनके साथ अन्याय होगा। और शायद इसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि दोनों के रास्ते अलग होने लगते हैं, खासकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। हाँ बिल्कुल। टैगोर धीरे धीरे अपने इस आध्यात्मिक संत वाली इमेज से असहज होने लगे थे। जब उन्हें नोबेल मिला तो 1921 में जो उन्होंने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय के अपने सपने पर ज्यादा जोर दिया। दूसरी तरफ यीट्स थे। हाँ, यीट्स को 1923 में नोबेल मिला और उन्होंने इसे एक स्वतंत्र आयरिश राष्ट्र के कवि के तौर पर स्वीकार किया। उनके भाषण में आयरलैंड की राष्ट्रीय चेतना जगाने में साहित्य की क्या भूमिका रही, इसका जश्न था। और टैगोर वो राष्ट्रवाद को कैसे देख रहे थे? टैगोर बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे थे। वो राष्ट्रवाद के, खासकर उसके उग्र रूप के बहुत कड़े आलोचक बन गए थे। अच्छा। अपने लेक्चर्स में नेशनलिज्म 1917 और उपन्यास गोरा 1909 में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो राजनीतिक अंध राष्ट्रवाद है, चाहे वो पश्चिम का हो या पूरब का, वो आखिरकार उसी साम्राज्यवादी हिंसा की नकल बन जाता है जिससे वो लड़ने का दावा करता है। तो ये सिर्फ लिखने पढ़ने का या स्टाइल का मतभेद नहीं था, ये तो विचारधारा का टकराव था। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरा वैचारिक मतभेद था। टैगोर जहां सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ने की बात कर रहे थे, विश्व मानव की बात कर रहे थे, वहीं यीट्स आयरलैंड के अतीत का एक मिथकीय, एक रोमांटिक चित्र गढ़ रहे थे। टैगोर का नजरिया संवाद का था, अंतर्राष्ट्रीय था। यीट्स का प्रतीकात्मक था और शायद कुछ हद तक सीमित भी। और ये दूरी बढ़ती ही गई। इतनी बढ़ गई कि 1935 आते आते यीट्स टैगोर के लिए काफी कड़वे शब्द इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने लिखा, धिक्कार है टैगोर पर, टैगोर अंग्रेजी नहीं जानते, कोई भारतीय अंग्रेजी नहीं जानता। अरे, ये तो उनके शुरुआती तारीफ भरे शब्दों से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। तो साफ है कि ये मोहभंग सिर्फ मतलब साहित्यिक असहमति नहीं थी, ये दुनिया को देखने के नजरिए का और खासकर राष्ट्रवाद पर सोच का गहरा मतभेद था।
तो इस पूरी कहानी से, इस रिश्ते के उतार चढ़ाव से हम क्या समझ सकते हैं? क्या सबक मिलता है? देखिए, ये रिश्ता साहित्यिक मेलजोल का एक बहुत ही दुर्लभ, एक असाधारण पल तो था ही। हाँ, वो तो है। लेकिन ये एक चेतावनी भी है। ये दिखाता है कि कैसे पहचान, खासकर जब उपनिवेशवाद का दौर हो, भाषा और संस्कृति के अनुवाद में कितनी मुश्किलें पैदा करती है। सही कहा। और अक्सर इस चक्कर में जो मूल कलाकार है, उसकी पूरी जटिलता, उसकी शख्सियत कहीं खो जाती है। सही कहा। टैगोर ने खुद भी तो कहा था, जैसा आपने बताया। हाँ, टैगोर ने हमें याद दिलाया था, हम दूसरों का इतिहास उधार नहीं ले सकते। अगर हम अपना गला घोटते हैं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक किरदारों और आंदोलनों को सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, बल्कि उनकी पूरी जटिलता के साथ समझना जरूरी है। बिल्कुल। आखिरकार टैगोर और यीट्स दोनों नोबेल की यादों में तो एक साथ जुड़े ही हुए हैं, पूरब और पश्चिम के बीच हुई एक मुश्किल मगर बहुत जरूरी मुलाकात के गवाह के तौर पर। और ये आज के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है ना, क्या कि क्या आज भी जो पूर्व उपनिवेशिक देश हैं, उनके सांस्कृतिक नायकों को पश्चिम जिस तरह से देखता है या दिखाता है, क्या वो आज भी उनकी वैश्विक छवि को उसी तरह से गढ़ता है? क्या अनुवाद और प्रस्तुति की ये राजनीति अब भी उतनी ही असरदार है? निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और ऐसी बारीक पड़ताल, ऐसी चर्चाएं यूपीएससी की तैयारी करने वालों और दुनिया को गहराई से समझने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। जी। अगर आपको आज की ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।